नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वो खबर जिस पर पूरे देश की नजर है। पहली खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां एक इलाके में मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने के मामले ने विवाद पकड़ लिया, तूल पकड़ लिया और ये मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस कर्मियों पर पथराव भी शुरू हो गया। पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। क्या हुआ जयपुर में, कैसे यहां पर विवाद इतना बढ़ गया, कैसे हिंसा भड़क गई, आपको बताएंगे डिटेल से। दूसरी खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से, जहां सेना लगातार आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। अनंतनाग में एक आतंकी देखे जाने के बाद सुरक्षा बल एक्शन मोड में आ गए हैं। तीसरी खबर उन्नाव रेप से जुड़ी हुई है। मामले में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। लोग गुस्से में हैं, सवाल पूछ रहे हैं और फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रेप के दोषी को, जिसे कन्विक्शन किया जा चुका है, जिसे कन्विक्ट करार दे दिया गया है, उसको आखिर जमानत कैसे मिल सकती है, ये खबर आपको डिटेल से बताएंगे। और चौथी खबर जुड़ी है रेल यात्रियों से। रेल यात्रा करने वालों को अब किराया थोड़ा ज्यादा देना होगा। रेल मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस पर भी हम विस्तार से, डिटेल से बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से है। राजस्थान के चौमू में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पथराव करने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी है। मामले में अब तक 50 लोग हिरासत में हैं। चौमू इलाके में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अब बता दें आपको कि जयपुर के चौमू इलाके में पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया। मस्जिद के बाहर का पत्थर हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और मामला इतना भड़क गया कि पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। जयपुर के चौमू बस स्टैंड इलाके में मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे जब यहां रेलिंग बनाने के साथ पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा था, तभी अचानक कुछ लोगों ने यहां काम में अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। इससे पहले गुरुवार 25 दिसंबर को आपसी सहमति के बाद पत्थर हटाने का काम शुरू हो गया था। अब जब उसी स्थान पर कुछ लोगों की ओर से रेलिंग लगाने का काम शुरू हुआ तो विवाद बढ़ गया कि इतना बढ़ गया, लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, माहौल बिगाड़ने का काम किया है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि अब चौमू में पुलिस ने धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। अब तक पुलिस ने 3 उपद्रवियों को अपने कब्जे में लिया है। जहां पर पुलिस को वेरीफाई करना था और वहां पे वेरीफाई करने दिया गया, जो लोग संदिग्ध लगे उनको लेके आया गया। कुछ जगहों पे पुलिस के साथ विरोध करने का भी प्रयास किया गया, तो ऐसे लोगों को भी राउंड अप किया गया, उनको लेके आया गया। मौके पे स्थिति शांतिपूर्ण है और सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहां पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं जी सर। और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। हम लोगों से ये अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। तो तस्वीरें आपको राजस्थान के जयपुर के चौमू बस स्टैंड की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग अभी भी मौजूद है। दरअसल मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन पत्थर हटाने को लेकर ये मामला इतना बढ़ गया, इतना विवाद हो गया, मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि कुछ लोगों ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर ही हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव हो गया। एहतियातन इंटरनेट सेवा रोकनी पड़ी। उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए, तब जाकर स्थिति कंट्रोल में आई। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जिन्होंने यहां पर हिंसा भड़काने की कोशिश की। देख सकते हैं आप, पुलिस थाना चौमू में भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और बताया जा रहा कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहां पर पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स को भी लॉन्च कर दिया था, उतार दिया था। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। राकेश कुमार हमारे साथ संवाददाता जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राकेश, इस खबर को लेकर क्या जानकारी आपके पास, आखिर हुआ क्या और किन लोगों ने हमला किया?
सर ये 14 जिले की घटना है। या पत्र उठाने के मामले में पकड़ चुका था। 4 थाने को पत्र करने वालों की पुलिस कर रही है, इनकी कार्रवाई कर रही है। पत्रों को डिटेन करने के बाद पहचान करके घर पर से पकड़ के बुलाया जा रहा है और इनकी अन्य पुलिस तलाश कर रही है। उपस्थितियों का जानकारी 10 से अधिक पत्रवाजों को पुलिस ने अरेस्ट कर चुका है। आयुक्त पूनम कुमार जी ने टाइम के लिए इंटरनेट सेवाएं सारी बंद कर दी हैं और वहां पर कोई सेवा चालू इंटरनेट सेवा वाली नहीं है। और जिला प्रशासन जो लगा हुआ है वहां बता रहा है हर घर पर डिटेल लेके आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये हमला किया किसने और ये पत्थर को हटाने को लेकर क्या विवाद हुआ? ये पत्थर डला हुआ था, उसको हटाने के चक्कर में उन्होंने उपद्रव किया था। उसमें मैं तू मैं के बाद में इनमें हाथापाई हुई। उसके बाद में बवाल। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में आतंकी दिखे जाने के बाद सुरक्षा बल एक्शन मोड में आ गए हैं। आतंकी को स्थानीय बाजार इलाके में पैदल चलते हुए देखा गया था। इस सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। तलाशी अभियान तेज कर दी गई। इस अभियान में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की क्विक रिएक्शन टीम को तैनात किया गया है। अनंतनाग के डेंजरपुरा और काजीबाग क्षेत्रों को पूरी तरीके से सील करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान इलाके में आवाजाही पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है, टाइट कर दिया गया है और एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। एक आतंकी के देखे जाने की खबर अनंतनाग में मिली थी। जम्मू से विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विकास, पूरी खबर विस्तार से दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या हुआ, कैसे इंफॉर्मेशन मिली, किस हुलिये में था, कहां घूम रहा था ये आतंकी, कैसे नजर में आया और अब क्या एक्शन चल रहा है? जी देखिए, ये जो आतंकवादी है अनंतनाग बाजार में देखा गया। बताया जा रहा है कि लश्कर का आतंकवादी है और भी कुछ दिन पहले ही एक्टिव हुआ है और इसका नाम लतीफ बताया जा रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया फिरन पहने और अपने एक साथी के साथ निकल रहा था। तो हालांकि जिस तरह से लगातार सुरक्षा एजेंसियों के पास इसका फोटो आ चुका था कि ये हाल ही में एक्टिव हुआ है, तो उसके बाद जब उसको सीसीटीवी में देखा गया तो उसके बाद से इसको उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं क्योंकि ये इसका यहाँ पर दिखना इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस समय बर्फबारी जो बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे शुरू हो चुकी है। ऐसे में जितने भी आतंकवादी हैं उनकी कोशिश रहती है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से वो लोग कहीं ना कहीं, जो स्लीपर सेल उनकी मदद से वो लोग कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में आ जाएं, थोड़े शहरी इलाकों में आके वहाँ पर छुपने की व्यवस्था उनकी व्यवस्था वो लोग करते हैं। ऐसे में अब ये आतंकवादी जो है ये अब अनंतनाग इलाके में देखा गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसके अलावा शोपियां के केलर इलाका, नौगाम इलाका, वहाँ भी सर्च ऑपरेशन जारी हैं अलग अलग इलाकों में, क्योंकि ऐसी सूचना मिली है सूत्रों के हवाले से। इनपुट ऐसे आए हैं कि 2 से 3 ऐसे ग्रुप हैं जो इस वक्त इन इलाकों में आके छुपे हुए हैं क्योंकि ठंड की वजह से इन्हें नीचे आना पड़ा है। तो इसी की वजह से अब पूरे इलाकों में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सबसे नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कॉर्डन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कड़ा होता जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इन आतंकवादियों को, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने विकास बताई कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में ठंड में आतंकियों के लिए पहाड़ों में सरवाइव करना एक बड़ा चैलेंज होता है, तो वो मैदानी इलाकों का रुख करते हैं। तो ये तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इनको क्रैकडाउन किया जाए, इनको ढूंढकर इनको ठिकाने लगाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जिन्होंने हाइडआउट्स बनाई होती है वहाँ पे रहना बहुत संभव नहीं है आम इंसान के लिए, इसीलिए ये लोग निचले इलाकों का रुख करते हैं और इस समय ये लोग ऐसे इलाके ढूंढते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, जहाँ पे आबादी ज़्यादा हो, ताकि इनको ढूंढने, इनकी शिनाख्त करने में सुरक्षा बलों को दिक्कत आए। लेकिन अब समय बहुत बदल चुका है। मैं आपको बता दूँ 370 टूटने के बाद जो है हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब लोग जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों का पूरा साथ दे रहे हैं। किसी भी तरह का शक होता है तो उसी वक्त पुलिस को या आर्मी को सूचना दी जाती है, जिसका असर देखने मिल रहा है कि पिछले काफी समय से आप देखेंगे आतंकवादी घटनाओं में एक रोक लग चुकी है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस जो एक खबर ये भी जरूर आ रही है कि सूत्रों के वाले से कि उनकी कोशिश है आईएसआई ग्रुप की कि इस साल के खत्म होने से
पहले पहले एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, जिसके चलते सुरक्षा बल वैसे भी चौकस हैं। और खासकर जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे LOC हो चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, धुंध बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। ऐसे में उनकी कोशिश इन्फिल्ट्रेशन कराने की भी, लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है कि 3-4 ऐसे जो उनकी कोशिश थी उनको विफल कर दिया गया हमारी BSF आर्मी द्वारा। लेकिन फिलहाल जो अंदर बैठे आतंकवादी हैं उनकी ज़रूर कोशिश है किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जा सके। लेकिन जो अब जिस तरह से अभी सुरक्षा चल रही है, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं बैक टू बैक, ऐसे में उनके लिए किसी भी वारदात को अंजाम देना बहुत मुश्किल है। अगर जैसे ही वो अपने बिल से बाहर निकलेंगे उनको मार गिराया जाएगा, इतना पक्का है। जी विकास, एक और जानकारी जल्दी से आपसे चाहेंगे कि अभी चैलेंजेस ज़्यादा होंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि अभी टूरिस्ट काफ़ी जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। ईयर एंड सीज़न चल रहा है, टूरिज़्म का सीज़न चल रहा है, लोग छुट्टियां पर हैं, विंटर की छुट्टियां मनाने के लिए अलग अलग इलाकों का रुख कर रहे हैं, और कश्मीर में खास करके एक बार फिर से टूरिज़्म रिवाइव हो रहा है। ऐसे में आतंकी का इस तरह से देखा जाना एक खतरे की घंटी भी है। बिल्कुल, आप सही कहा, लेकिन एक मैंने जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अब जो है हालात बदल चुके हैं, क्योंकि सब जानते हैं JNK की मेन बैकबोन इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म से आती है। जो लोग इतने सालों से वहां पर हड़तालों में पत्थरबाजी में उलझे हुए थे, वो लोग अब समझ चुके हैं कि इन हड़तालों पत्थरबाजी से कुछ नहीं होगा, उनको आमदनी का जरिया चाहिए। ऐसे में अधिकतर लोग जो कश्मीर के हैं या जम्मू के हैं वो किसी ना किसी तरह से टूरिज्म से जुड़े हैं, या दुकानों के जरिए या होटलों के जरिए, शिकारे, अन्य चीज़ों के जरिए। तो ऐसे में अब लोग जो हैं वो सचेत हो चुके हैं, वो खुद आतंकवाद से त्रस्त है। वो जैसे ही कोई आतंकवादी ऐसी घटना की कोई सूचना या कुछ ऐसी खबर मिलती है, वो तुरंत जो है पुलिस आर्मी को खबर देते हैं, जिस कारण आतंकवाद पे नकेल लगी जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर पिछले कुछ सालों का ग्राफ आप ये कह रहे हैं कि के बाद तो पहलगाम वाला अटैक आतंकियों को ही बैकफायर कर गया एक तरह से। जी बिल्कुल, पहलगाम वाला अटैक उन्होंने ये सोच के किया था कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो वो बैकबोन है टूरिज्म, उसको तोड़ा जाएगा। लेकिन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सचेत थे, और उसके बाद टूरिज्म बढ़ा है। अगर आप देखेंगे पहलगाम में भी टूरिज्म बढ़ा है, गुलमर्ग में टूरिज्म बढ़ा है। हालांकि वहाँ सुरक्षा जरूर बढ़ाई गई है। कुछ देर के लिए ऐसे वहाँ के जो टूरिस्ट स्पॉट थे या ऐसे कोई वहाँ के पार्क थे जो थोड़े से दूर थे, वो जरूर बंद किए गए, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई, वहाँ के आने जाने के इंतजाम बढ़ाए गए। तो उसके बाद प्रशासन ने वो सब के सब जितने भी टूरिज्म पार्क थे या टूरिज्म स्पॉट थे वो सब के सब खोल दिए हैं। और अब पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये आतंकवाद के लिए एक बहुत बड़ी चोट है उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते थे। अब वो कहीं ना कहीं डर के छिप गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जोड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले को लेकर आज राजधानी में विरोध की आवाज तेज हो गई। इस फैसले के बाद पूरा देश व्याकुल है। उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए, फैसले पर सवाल उठाने लगे। शुक्रवार को सुबह दिल्ली से दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। हाथों में तख्तियां लिए नारे लगाते प्रदर्शनकारियों, खासतौर पर महिलाओं ने इस फैसले को पीड़िता के साथ अन्याय बताया और न्यायपालिका से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की जमानत का नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था और पीड़ितों के भरोसे से जुड़ा हुआ है। उनका तर्क है कि इतने गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को जमानत मिलना गलत संदेश देता है। इस बीच पीड़िता की मां का भी बयान सामने आया। मैं शुरू करता हूं नारा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रितु इस वक्त इस खबर पर जुड़ रही हैं। रितु, जरा विस्तार से बताइएगा ये पूरा मैटर और इसको लेकर ये प्रोटेस्ट। विवेक, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। 2017 का ये पूरा मामला है जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साल 2017 में ये घटना घटी थी। उसके बाद 2019 में कुलदीप सेंगर जो कि पूर्व बीजेपी के विधायक है, उनको सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा हुई थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक प्ली डाली जिसको लेकर के कहा गया कि उन्हें जमानत को लेकर के ये प्ली डाली है। 2024 में इस पर अगर बात करूं तो हाई कोर्ट ने इसे खारिज
खारिज कर दिया था, यानी कि जमानत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि सीधे तौर पर सजा का निलंबन ये बताता है कि ये जमानत के तौर पर ही माना जाएगा। अब ऐसे में बड़े सवाल इसको लेकर खड़े किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाने की बात अब सामने आ रही है और इसके साथ साथ विरोधजनक जो तस्वीर है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही थी, जहां पर लोग इकट्ठा हुए इस पूरे मामले को लेकर के आवाज उठाते हुए नजर आए। उन्नाव पीड़िता के नाम पर जिस तरीके से ये कहा जा रहा है विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, वहां पर लोग एक साथ आए और लोगों ने कहा कि इस तरीके की जो बात है, अगर ये सजा निलंबित की जाती है, सजा रद्द की जाती है, ये इसके पीछे की ठोस वजह क्या है। अब आपको बता दूं कि साल 2023 में इसको लेकर के जब जमानत को लेकर के कुलदीप सेंगर ने हाईकोर्ट में अपील डाली थी, उस पर संज्ञान लेते हुए 2024 में हियरिंग के दौरान इस पूरी जमानत को लेकर के बात सामने आई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन अब ये बात जब सामने आ रही है, इस फैसले को लेकर के बड़े सवाल किए जा रहे हैं। अब सबसे गौर देने वाली बात यह कि सजा को निलंबित करना जमानत की तरह ही होता है। जब कोई अदालत एक व्यक्ति को सजा सुनाती है, उस व्यक्ति के पास उसके खिलाफ अपील करने की कहा जाता है कि अधिकार दिया जाता है, वो अपील कर सकता है कोर्ट में। और यही कुलदीप सेंगर जो है कुलदीप सेंगर की तरफ से ये अपील की गई और इसके साथ साथ अपील के दौरान हाईकोर्ट के पास ये शक्ति होती है, ये शक्ति दी जाती है कि वो सीधे तौर पर जो सजा है उसे निलंबित करते हुए जमानत दे दे। अब इस जमानत को लेकर के ही कहीं ना कहीं तस्वीर जो है यहाँ पर विरोधाभास झेलना पड़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से इस बड़े मुद्दे को लेकर के पीड़िता की सेंटिमेंटल जो तौर पर अगर इमोशंस है उसको ध्यान में नहीं दिया गया और सजा को सीधे सीधे निलंबित कर देना, क्योंकि वो पूर्व बीजेपी के विधायक है, इस लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में आ जाता है विवेक। और साथ ही साथ अब यहाँ पर जो लोग हैं वो पीड़िता के कहा जाता है कि समर्थन में भी अब आवाज उठा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है, पूरे देश में इस फैसले को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और खबर यह भी आई कि शायद इसको लेकर पुनर्विचार की जो याचिका है वो भी डाली गई, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसमें मांग की गई है कि वो जो बेल मिली है उसको फौरन रद्द किया जाए और कुलदीप सेंगर को फिर से सलाखों के पीछे डाला जाए। बिल्कुल, और ये कहा भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अब सीधे सीधे रुख किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पाले में अब बॉल रहने वाली। और ये फैसला जो सुनाया गया निलंबन को लेकर के, सजा के ऐलान को लेकर के, ये अब कहा जा रहा है क्योंकि बहुत पुरजोर तौर पर इसको लेकर के आवाज उठाई गई। पूर्व बीजेपी के विधायक वो है, अब ऐसे में इतना बड़ा संगीन ये मामला है, इस तरीके से अगर सीधे सीधे जमानत दे दी जाए, उम्र कैद की सजा उन्हें दी गई थी, अब उसे सीधे तौर पर निलंबित करते हुए जमानत दे देना बड़े सवालों के घेरे में विवेक इस वक्त है। और ये कहा जा रहा है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, उन्नाव पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, न्याय की मांग यहां पर उठाई जा रही है। और सीधे तौर पर दिल्ली की तस्वीर जो मेरे बगल में स्क्रीन चल रही है, जो विंडो चल रही है, उसमें देखा जा सकता है किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि यदि इस तरीके से अगर वो बीजेपी से जुड़े या किसी भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसका इस तरीके से इंपैक्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए फैसले को बदल दिया जाए। अब जमानत उन्हें दी गई है, इसके पीछे का आधारभूत ढांचा क्या है, क्या बेसिस है इस फैसले का, इसको लेकर के भी क्वेश्चन किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचने वाला है। विवेक जी, बहुत शुक्रिया रितु, इस जानकारी के लिए और अपडेट्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं, रेल से अगर आप सफर करते हैं तो अब आपको जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, रेल यात्रा करने के लिए अब आपको ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। रेल मंत्रालय की ओर से यात्री किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये खबर शेयर कर दीजिए। 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए साधारण क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसे और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास और सभी ट्रेनों में एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। किराए में बढ़ोतरी 26 दिसंबर या उसके बाद की टिकट पर बुकिंग पर लागू होगी। आगे की यात्राओं के लिए 26 दिसंबर से पहले बुक कराए गए टिकटों पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। यानी अब आपको ट्रेन में यात्रा करने के लिए कुछ ज्यादा रकम चुकानी होगी, अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। रेल किराया जो है वो 1 से 2 पैसे महंगा किया गया है। तो 1 से 2 पैसे की महंगाई क्या लोगों को खलेगी या लोग इसे आसानी से वहन कर लेंगे? हमारे साथ पंकज, हमारे संवाददाता, जुड़ रहे हैं। पंकज, अव्वल तो सबसे पहले खबर की जानकारी डिटेल से दीजिए, फैसला क्या है और क्यों लिया गया है, इसके बाद
लोगों की राय के लिए भी आपसे बातचीत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे ने रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए थोड़ा सा एक किराए के तौर पे अगर देखा जाए तो प्रति किलोमीटर 1 पैसा की बढ़ोतरी और नॉन एसी और एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की है, जो कि अगर देखा जाए तो रेलवे के अनुसार रेलवे को इससे जो है सालाना 600 करोड़ रुपए का लाभ होना है, जो कि कहीं न कहीं विकास कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 215 किलोमीटर का सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए राहत है, उनको कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। अगर आप 215 किलोमीटर से यानी कि अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आपको 10 रुपये का अतिरिक्त चार्ज, अगर आपका टिकट पहले का 400 था तो अब जो है 410 रुपये लगेगा, जिससे कि कहीं न कहीं 10 रुपये का जो चार्ज है ये 500 किलोमीटर प्रति देखा जाए तो 1 किलोमीटर प्रति मतलब 400 रुपए दे के जब ट्रेन में जाते थे तो और एक चाय पीते थे तो वो चाय नहीं मिलेगी, अब वो भी अब रेलवे के पास चली जाएगी 410 रुपए। तो 10 रुपए की जो चाय पीते थे वो 10 रुपए की चाय भी अब रेलवे के खाते में। बिल्कुल विवेक, अगर कहा जाए तो जो आम लोग हैं जिनको 10 रुपये का 1 रुपये की वैल्यू होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि अगर चाय पीना है तो चाय वाला पैसा आपका जो है इस टिकट में जाएगा, क्योंकि 500 किलोमीटर की यात्रा करना और आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना। अगर आप 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हो तो आपको 20 रुपया देना, तो 20 रुपया भी कहीं ना कहीं अगर आम आदमी की बात किया जाए तो उनके लिए एक मायने रखता है, एक दिक्कतें होती है, क्योंकि पैसा जोड़ करके लोग रेलवे की दलील क्या है? रेलवे को इससे बड़ा लाभ है। रेलवे के अनुसार अगर बात किया जाए तो यहाँ जो है रेलवे को लगभग 600 करोड़ का फायदा होना, जो रेलवे की तरफ से जो जानकारी मिली होगा, इससे कहीं ना कहीं विकास कार्य ले लीजिए या रेलवे का जो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है उसमें गति मिलेगी, उसमें फायदा होगा। तो अतिरिक्त जो बोझ था उसमें हल्का इनको लाभ मिलेगा। उस लाभ अगर देखा जाए तो 600 करोड़ मायने रखता है और 600 करोड़ में कहीं ना कहीं रेलवे के विकास के कार्य में जो गति है उसमें तेजी आएगी, जिस आधार पर रेलवे अगर देखा जाए कि बहुत दिनों के बाद इस तरह का टिकट में बढ़ोतरी की गई, तो ये 1 पैसा 2 पैसा जोड़ के अगर रेलवे को देखा जाए तो लगभग 600 करोड़ रुपया सालाना लाभ हो रहा है। वहीं यात्रियों को अगर देखा जाए, जैसा आपने कहा कि 10 रुपया भी वैल्यू होता है, 10 रुपया जो चाय पीते तो वो नहीं पी पाएंगे। कई यात्री ऐसे हैं जो 1-1 रुपये का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद टिकट लेते हैं, फिर सफ़र करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका बोझ, अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा। लेकिन जो 215 किलोमीटर के कम दूरी करते थे, जैसे आप अलीगढ़ जाना है, हाथरस जाना है, इन तमाम डेली पैसेंजर्स जो डेली कम्यूट करते हैं, जो 40-50 किलोमीटर 60-100 किलोमीटर का सफर रोज रेल से तय करते हैं अपने काम के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, वो उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, राइट? बिल्कुल, देखिए उनके ऊपर कोई नहीं होगा। जिन लोगों को दूर जाना है, जैसे कि 215 किलोमीटर के बाद अगर आपको यात्रा करना है तब ये चार्ज लगेगा। 215 किलोमीटर तक अगर आपको सफ़र करना है तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना है। जैसा मैंने बताया कि 500 किलोमीटर जाना है, आपको 700 किलोमीटर जाना है, तो मान लीजिए कि आप दिल्ली से अलीगढ़ जा रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, काशी जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप 215 किलोमीटर के अंदर अगर आप कहीं सफ़र करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे दूरी, जैसे कि लंबे दूरी के लिए किराए पे जो है कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की जो सफ़र लोग करते थे, उन पर कहीं ना कहीं अतिरिक्त बोझ झेलने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। इससे अगर रेलवे की तरफ से देखा जाए तो जिस तरह का तो मतलब आप पंकज, आपका होम टाउन, अगर आप अपने होम टाउन जाए तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, या आप बच गए? बिल्कुल, अगर मैं आजमगढ़ का सफ़र करता हूं तो लगभग आप मान चलिए कि 750 किलोमीटर का सफ़र है। अतिरिक्त चार्ज वहाँ कम से कम 15 से 17 रुपये मुझे देना पड़ेगा। मतलब आपकी तो दो चाय गई फिर। है जिनको दूर जाना है, बिल्कुल, आप 1 चाय कहें या 2 चाय कहें, 2 चाय तो चली गई। ऐसे मेरा नहीं, आप जितने भी यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं चाय या रेलवे की भी अभी दलील है, उनको भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, उनको भी चीज़ें और अच्छी करनी है, बेहतर करनी है, लोगों की सुविधाएं बढ़ानी है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। और लंबे समय से रेल किराए में बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई थी, तो 1 से 2 पैसे का वाहन लोग शायद कर लेंगे, और इस पर बहुत ज़्यादा ऐतराज़ मुझे लगता है किसी को होना चाहिए। पंकज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रहे अत्याचार में को देखते हुए लोगों का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। इसे लेकर अब जम्मू कश्मीर में भी लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। स्थानीय लोग बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं।
मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता विकास अब्रुल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार पिछले काफी समय से देखा गया कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके बाद जो है अब जो है सारे संगठन, जितने भी संगठन हैं भारत में, वो बांग्लादेश के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। ऐसे में जहां पर एक तरफ उस अट्रॉसिटी पे बात की जा रही है, अब लोग कह रहे हैं कि भारत से बांग्लादेशी और जो म्यांमार के लोग हैं उन सब रोहिंग्यास को बाहर निकाला जाए। इस वक्त यहाँ पे एक हिंदू संगठन है, ये यहाँ पे प्रदर्शन करने से बात करेंगे। सर, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी मांग बहुत ही स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की जिस तरीके से निर्मम हत्या बांग्लादेश के अंदर हो रही है, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरकार उस मासूम लोगों ने, उस इंसान ने, उस नौजवानों ने क्या बिगाड़ा उन लोगों का? यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े शरेआम घूम रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और हमारी मांग यही है कि अवैध घुसपैठिए हमारे देश के अंदर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उन अवैध घुसपैठियों को यहाँ पे रहने का हक किसने दिया? किसने बोला यहाँ पे रहिए आप लोग? हमारे देश के लोग नौकरियों के लिए, कामकाज के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए तरस रहे हैं, तो इनको यहाँ पे आकर डेवलपमेंट दी जा रही है और अपने लोग हमारे आज रोडों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हमारी सरकार को पहले से अल्टीमेटम था कि हमने बोला हुआ है कि इनको बाहर निकालने का प्रयास किया जाए, SIR जैसे कलकत्ता, यूपी, बिहार के अंदर लागू है, यहाँ पे भी की जाए। कौन लोग यहाँ पे बैठे हैं, किस आइडेंटिटी से बैठे हैं, इनको यहाँ पे उठा के अपने घर भेजा जाए। और अगर हमारे हिंदू वहाँ पे सेफ नहीं है तो जम्मू कश्मीर के अंदर, जहाँ देश के अंदर, उनको वापस लाया जाए, अपने देश में सेफ रहें, अपने देश के साथ चलें। और जो देश के खिलाफ चलने वाले अवैध घुसपैठिए हैं, उनको हम यहाँ रहने के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखें कि यहाँ पे लगातार अब इन लोगों का यही कहना है, हिंदू संगठनों का, कि जितने भी अवैध घुसपैठिए यहाँ पे, चाहे वो बांग्लादेश से हो, म्यांमार से हो, रोहिंग्या हो, उनको वापस उनके देश भेजा जाए, क्योंकि अगर वो हमारे हिंदुओं का वहाँ पर उनका ध्यान नहीं रख सकते, उनके साथ अत्याचार चलेंगे, तो उनको यहाँ भी रहने का कोई हक नहीं। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से।